नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS1 का एक स्टैटिक पोर्शन लेंगे, फोक आर्ट। देखो, स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके साथ में करंट और स्टैटिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। स्पेशली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जनरली स्टैटिक क्वेश्चंस ही आते हैं। आजकल फिर से पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो रहा है कि वो जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री या जो हमारा स्टैटिक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है उसको करंट रेलेवेंस में लाके पूछ रहे हैं। सो आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है वो भी हमने इसी तरीके से लिया है कि हमने फोक आर्ट को आज के करंट सिनारियो से इसको लिंक करा है कि कैसे फोक आर्ट करंट सिनारियो के अंदर भी अभी भी अलाइव है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं 2018 बैच की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। अगर आप चाहें तो इंस्टा पे आप मुझसे कोई भी तरह का यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। little_simple_ बुधा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो GS1 पेपर के हिस्ट्री पार्ट से हमने लिया है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो हमारा जो आज क्वेश्चन है वो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है और हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आज। द ट्रेडिशन ऑफ फोक पेंटिंग्स इज डीपली रूटेड इन इंडियाज रूरल लाइफस्टाइल। जो फोक पेंटिंग का ट्रेडिशन है हमारा, जो हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती हैं बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, वो दे आर वेरी डीपली रूटेड टू दी रूरल लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे फोकस क्या हुआ है, फोक पेंटिंग डीपली रूटेड और कहाँ पे, रूरल इंडिया में, है ना। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं क्वेश्चंस के। तो हमें क्या करना है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे कलमकारी का एग्जाम्पल लिया हमने, मधुबनी का एग्जाम्पल लिया हमने, तो हम उसमें बताएंगे कि इस तरीके से इसमें इस तरह की पेंटिंग होती है, इस तरह के मोटिव्स यूज लिए जा रहे हैं, इसमें इस तरह के कलर्स यूज लिए जा रहे हैं, इस तरह के पैटर्न यूज हो रहे हैं। देखो, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं, मोटिव्स हो गए, कलर हो गए, पेंटिंग्स हो गए, और कहाँ पे कब बनती है, यूज क्या है उनका, किसी ओकेजन पे बनती है क्या, वो वॉल पे बनती है, फ्लोर पे बनती है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं। जैसे हम बताते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो हमारी घर की पूरी वॉल पे बनती है। स्पेशली जब शादी का ओकेजन होता है तो हम लिखेंगे कि किस तरह वेडिंग के अंदर मधुबनी पेंटिंग यहाँ पे बनाई जाती है। सिमिलरली हम बाकी एटलीस्ट यहाँ पे देखो, इजी बिजी अगर कुछ आपको याद रह जाए ना तो 6-7 पेंटिंग के एग्जाम्पल तो दे देना, क्योंकि अगर ये 12-12.5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर आप जो भी पेंटिंग आप लिख रहे हो उसको आप करंट रूरल इंडिया से लिंक करके लिखोगे। लिंक करके कैसे लिखोगे कि कैसे उसमें जो पैटर्न है, कैसे वो जो पेंटिंग है, इन सब कीवर्ड के थ्रू वो हमारी रूरल लाइफस्टाइल से लिंक हो रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टैटिकली ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स में पढ़ के रखी है। अभी क्या करना है, हमने उस प्रीलिम्स वाली इन्फॉर्मेशन को उठा के थोड़ा सा हमारा खुद का कॉमन सेंस उसमें लगा के पूरी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके इसके अंदर हमें अपना आंसर फॉर्म करना है। तो आंसर फॉर्म करने में हम इसमें क्या क्या लिखेंगे, देखो हमारा इसमें इंट्रोडक्शन जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर ना, अभी अगर आपको कोई अवार्ड याद आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर पेंटिंग को अवार्ड मिला है, किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी फोक पेंटिंग को बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है, तो आप उसको एक लाइन में यहाँ पे मेंशन कर दो, या फिर आप बता दो कि जो फोक पेंटिंग्स होती है इंडिया में वो कितने तरह की है, क्या उनका रेलेवेंस है और क्या होती है, व्हाट आर दे। सिंपल सा 2-3 लाइन का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम आएंगे हमारी बॉडी पे। तो बॉडी पे हम यहाँ पे अभी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी जो फोक पेंटिंग्स हैं वो फोक पेंटिंग्स आर रियली वेरी रिलेटेड टू दी रूरल लाइफस्टाइल। यहाँ पे हम इसको लिंक करने का कोशिश करेंगे। जैसे पट्टचित्रा है, किस तरीके से वो रूरल लाइफस्टाइल को लिंक कर रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है। आपने अगर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, डेफिनेटली एनसीईआरटी में है, या फिर आपने नितिन सिंघानिया में पढ़ा होगा, या फिर सीसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें पढ़ा होगा। कहीं पे भी, जहां पे भी आपने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, पेंटिंग्स आपने ऑलरेडी करी है, कुछ भी अलग से नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है उसी को क्वेश्चन के अंदर आंसर में लिखना है। ओके,
ओके और फिर कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हो कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो भी पुश कर रही है कि जो पेंटिंग्स है उनको रिवाइव कर सके, उनमें जो बनाने वाले आर्टिस्ट हैं उनको लाइवलीहुड की और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे जो हमारा पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होगा। तो ये हमारा पूरा आंसर का स्ट्रक्चर रहेगा। एक बार इसको खुद से सोचो कि किस तरीके से आंसर का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। अच्छा, और दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी ये कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि मैं आप लोगों को इसका पूरा एक आंसर बना के दूं। तो 2 क्वेश्चन मेरे पास जनरली आ रहे हैं। एक तो है कि आई एम क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट ऑफ 350 वर्ड्स। ओके, सो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको 250 शब्दों के अंदर एक प्री रिटन आंसर देती हूँ तो देयर इज नो सेंस ऑफ मी टीचिंग यू कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रही हूँ उसके जैसा डिट्टो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा। ओके, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपका बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ गया होगा तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है। आई एम टीचिंग यू हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। हमें क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू हियर कि किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना है, उसके कीवर्ड्स को लेके उसको आंसर को पूरा का पूरा हमें लिखना है। तो दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर। आई एम नॉट टीचिंग यू कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे ये वाला 250 शब्दों में आंसर लिख दो। आई एम सॉरी बट आई विल नॉट टीच यू दिस। अगर आपको वो चाहिए तो अब बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो प्री रिटन आंसर देती है, बट आई विल नॉट गिव यू अ प्री रिटन आंसर हियर। दूसरा क्वेश्चन है कि 250 शब्दों में लिखना होता है। आई टोटली एग्री। 250 से ज्यादा शब्दों में अगर लिखोगे तो पेपर छूटने के चांसेस भी रहते हैं। मैं आपको 250 शब्दों में क्यों नहीं बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि किस तरीके से आपको उसे अटेम्प्ट करना है। अगर मैं आपको सिर्फ 250 वर्ड्स में बताऊंगी तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको 250 में से 50 या 100 शब्द भी याद नहीं रहेंगे एग्जाम में जाने तक। रेदर अगर मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से फ्रेमवर्क बना के उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कंटेंट हमें लिखना है, तो आई बिलीव कि आपको इसमें से अगर 50 to 60% कंटेंट भी याद रह गया ना तो आप उसको आराम से 200 शब्दों तक लिख के आ जाओगे। So that is my way here, that is what I am teaching you here. I will not teach you exactly कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये इंट्रो, ये बॉडी, ये कंक्लूजन का इतना सा मटेरियल है, इसको रट लो, इसको याद कर लो। नो नो, दैट इज नॉट, दैट इज अ स्पून फीडिंग एंड वी विल नॉट डू द स्पून फीडिंग हियर। हम समझेंगे ताकि जो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं उनको भी हम इजीली समझ के उनको अटेम्प्ट कर सकें। ओके, because many of you have been constantly asking the same question कि मैं आंसर क्यों नहीं दे रही हूँ, आंसर क्यों नहीं दे रही हूँ। बट इफ़ यू सी एक्चुअली आई एम गिविंग यू दी कंप्लीट आंसर, मैं आपको पूरा आंसर यहाँ पे दे रही हूँ। बट द पॉइंट इज कि आपको इसमें से पिक करना है। ओके, यू नीड टू लर्न टू पिक। So this is a learning process, take it as a learning process, this is not like you are mugging up the answer। चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो क्वेश्चन समझ आ गया हमें और फ्रेमवर्क कैसे बनाना है आंसर का हमें वो भी समझ आ गया है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, देखो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको भी बताया कि आप उसका रेलेवेंस लिख देना, फोक पेंटिंग्स क्या होती है, या करंट के अंदर आपने कोई इन्फॉर्मेशन अगर देखी है तो वो आप इसमें लिख देना। तो जनरली हम अभी क्या लिखेंगे इसमें कि फोक पेंटिंग्स जो है ना वो विलेज पेंटर्स का पिक्टोरियल एक्सप्रेशन होता है। पहले टाइम में जब केव्स के अंदर, एनसीईआरटी की शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर ये देके रखा है कि केव्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट पेंटिंग्स मिलती थी ह्यूमंस की डिफरेंट शेप्स में। इस तरीके की शेप्स के अंदर ह्यूमंस की पेंटिंग मिलती थी, इस तरीके से कुछ पेंटिंग्स मिलती थी, एनिमल्स की पेंटिंग्स मिलती थी। तो ये क्या है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था उस वक्त में कि ह्यूमंस ऐसे थे, ये एकदम ऐसे डांस करते वैसा हमें ऐसे पेंटिंग्स मिलती थी। तो दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सिमिलरली जो हमारी एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, ये सब क्या है, गाँवों में इनको अभी भी बारात जो है वो गाते हैं। तो ये
इनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके या उनके आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा मून है, कैसी ह्यूमन लाइफ है, कैसे वो डांस करते हैं, जो उनकी डे टू डे लाइफ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फोक पेंटिंग के अंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं। तो ये अगर आप कभी देखोगे तो आपको अर्बन और रूरल पेंटिंग के अंदर एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि रूरल पेंटिंग्स जो होती है वो बहुत कलरफुली डिजाइन्स होती हैं, उसमें बहुत ही आपको दिखेगा कि एक बहुत ही ग्रामीण टच है उसके अंदर, विच आर ट्रीटेड रिलीजियसली इन द मिस्टिकल मोटिव्स होते हैं उसमें अंदर। बिल्कुल जो आइडियोलॉजी होती है पेंटिंग के पीछे की वो बिल्कुल अलग होती है। कुछ बहुत फेमस पेंटिंग्स जैसे कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग आपको ऑलरेडी पता है, पत्तचित्रा पेंटिंग उड़ीसा की आपको पता है, निर्मल पेंटिंग आंध्रा की आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इसी तरह की कुछ और 5-6 या 6-7 पेंटिंग्स के एग्जांपल्स हम लेके हम उसको रिलेट करेंगे कि कैसे रूरल इंडिया के अंदर रूरल लाइफस्टाइल को वो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे छोटा सा एक लाइन अगर आप अपने आंसर को थोड़ा वाइड एक्सप्रेशन देना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि किस तरीके से जो फोक आर्ट है वो सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है। फोक आर्ट में आपको पोट्री भी दिखती है, आपको रूरल जो डांस है, रूरल जो सिंगिंग है, होम डेकोरेशन, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, इन सब के अंदर भी आपको वहाँ का फोक आर्ट दिखाई देता है। तो अगर इस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है और अगर आपसे फोक पेंटिंग की जगह यहाँ पे फोक आर्ट पूछ लिया जाता है तो भी आपके पास कंटेंट रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। फोक आर्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी पेंटिंग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम डांस डिस्कस कर देंगे, म्यूजिक डिस्कस कर देंगे, हम थोड़े से हमारे जो ओकेजन्स हैं, त्योहार हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, हमारे ड्रेसिंग को डिस्कस कर देंगे। ये सब क्या है, ऑल दीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट। इन सारे एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट में थोड़ा थोड़ा सा लिखोगे, एक दो एग्जाम्पल देके परफेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम होलसम आंसर हो जाएगा। ओके, सो फोक और ट्राइबल आर्ट में क्या होता है ना कि बहुत ही एथनिक होता है, उनका खुद का ट्रेडिशन उसमें इतना विजिबल होता है कि यू कैन डिस्टिंग्विश, यू जस्ट लुक एट इट एंड यू कैन से कि अच्छा ये यहाँ का पर्टिकुलर आर्ट है। आप मधुबनी पेंटिंग को देखते ही बता दोगे कि ये मधुबन की ही बनी हुई पेंटिंग है, क्योंकि वो इतना डिस्टिंक्टिव होता है उसमें और बहुत ही कलरफुल एंड वाइब्रेंट होती है, विच स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द कंट्रीज रिच हेरिटेज। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि हर 7 कोस पे पानी बदलता है, हर 7 कोस पे भाषा बदलती है। तो सिमिलरली आर्ट भी यहाँ पे, फोक आर्ट भी इंडिया में ऐसा है कि हर थोड़ी डिस्टेंस के अंदर वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ना एक थोड़ी सी भूमिका बनानी है कि क्या हम लोग अभी आंसर करने वाले हैं। तो ये इट इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज होती है जो पेंटिंग का ही काम करती आ रही हैं अपनी जनरेशन बाय जनरेशन से। तो जितना हम कल्चरली डाइवर्स और डिस्टिंक्ट हैं उतना ही हमारा वेराइटी ऑफ आर्ट फॉर्म भी इवॉल्व करता जा रहा है और बहुत सारा आर्ट फॉर्म ऐसा है जो अभी मॉडर्नाइजेशन से बिल्कुल अनटच्ड है। बहुत ही प्योर और सीरीन जितना पहले हुआ करता था उतना ही है, उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन का फैक्टर नहीं है, एंड दैट इज समथिंग विच मेक्स इट एक्सट्रीमली यूनिक। तो कुछ है जो बिल्कुल भी मॉडर्नाइजेशन नहीं उन्होंने अडॉप्ट करा है, दे आर स्टिल डूइंग द सेम प्रोसेस दे यूज टू डू। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नए पेंट या मटेरियल की, चलो अभी जैसे कलमकारी है तो उन्होंने नया पेंट स्टार्ट कर दिया है। तो ये जनरली एपिक्स को, उनकी डे टू डे लाइफ को, भगवान को, इन सबको अपने खुद के यूनिक तरीके से, उनका कैसा परसेप्शन है भगवान को लेके, उनका कैसा परसेप्शन है रामायण या महाभारत को लेके, किस तरीके से उनको स्टोरी टेलिंग करना है, कैसे वो परसीव करते हैं कि भगवान की इमेज ऐसी होगी, युद्ध की इमेज ऐसी होगी, अपने खुद की इमेजिनेशन से सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारी या जो जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं वो अपना अपना यूनिक परसेप्शन उस अपनी पेंटिंग के अंदर शो करते हैं। Folk painting is an expressive body of the cultural which is shared by a particular group of people in the village. It encompasses the traditional common to the culture, subculture and to the group. ये हमारा definition है कि folk painting क्या होती है। इसको नोट डाउन कर लो। बाकी चीजें जो मैं बोल रही हूँ आपको अगर लगता है कि ये 1-2 लाइन 1-2 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन करते जाओ। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है, अभी यहाँ से हमारा बॉडी का पार्ट स्टार्ट हो गया है।
जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार की फोक पेंटिंग है, तो इसके अंदर क्या होता है कि खोबर जो हमारा मैरिड जैसे ही नया कपल का शादी होता है तो उनका जो रूम होता है वो मधुबनी पेंटिंग से डेकोरेट करा जाता है, और उस पेंटिंग के अंदर रामायण के, हिंदू भगवान गॉड गॉडेसेस के जो कैनवासेस होते हैं, उनकी जो इमेजेस होती हैं उसको दिखाया जाता है। जैसे कि आप कभी आपने डेफिनेटली आपने जब तैयारी करी है तो देखा ही होगा, क्योंकि हम हमेशा ये करते हैं कि एंशंट या फिर हिस्ट्री के अंदर या फिर स्पेशली अगर फोक आर्ट के अंदर किसी चीज को समझना होता है तो हम हमेशा उसकी इमेज देखते हैं। तो आपने इमेज देखी होगी मधुबनी की, तो ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुत ही डिस्टिंक्टिवली रिप्रेजेंटेशन करा जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग के अंदर स्पेशल ये भी है कि जो वुमेन होती है इस एरिया की, तो वो इस मिथिला एरिया की, तो वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती है। फोक ग्रुप जो है वो बहुत ऐसा नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक भी नहीं रहते हैं। जनरली एक एरिया में, जैसे मधुबनी एरिया में जो बहुत सारी वुमेन है वो एक ग्रुप बना के कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी के साथ अपना बनाती है। सिमिलरली गुजरात जैसे पिथोरा पेंटिंग है, तो ये गुजरात की जो ट्राइबल्स हैं उनकी अपनी ट्रेडिशनल पेंटिंग है। सो इट इज मोर रिचुअल देन द आर्ट फॉर्म। उनका रिचुअल है कि भाई इस एरिया में यहाँ पे पिथोरा पेंटिंग है, इस पर्टिकुलर ओकेजन पे पिथोरा पेंटिंग्स बनेगी। जैसे उड़ीसा का पत्थर चित्रा है, तो पत्थर चित्रा क्या होता है कि किसी भी क्लोथ के एरिया में, क्लोथ में पेंटिंग, कपड़े में जो पेंटिंग बनाई जाती है वो होती है। तो इसमें इस कपड़े को कैनवास बना के वहां पे जो घर पे मिलने वाला सामान होता है ना, कोई केमिकल, किसी भी तरह का केमिकल पेंट यूज नहीं करा जाता है। इसके अंदर चौक, पाउडर, गम, इन सबको यूज करके, नेचुरल डाइज को यूज करके इसमें जो हमारी एपिक्स है उसकी स्टोरीज को इसमें बताया जाता है। जैसे कि गोंड आर्ट है, तो इसमें क्या होता है, देखो किस तरीके से ये रूरल में रूरल लाइफस्टाइल के अंदर ये अभी भी डीपली रूटेड है कि ये वॉल पे बनाया जाता है, घर की दीवारों पे, सीलिंग्स पे बनाया जाता है कि जो भी हमारी कस्टम ट्रेडिशंस या फेस्टिवल्स हैं उनको ऑनर करने के लिए। जैसे दिवाली पे सब लोग बाहर, घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, तो वो क्या है, इट इज एन आर्ट। अभी उस रंगोली को आप शहरों में देखो और उस सेम रंगोली को अगर आप गांव में देखोगे तो आपको एक डिस्टिंक्टिवली फ्यूचर, एक बहुत ही सेपरेशन मिलेगा कि जो गांव में है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशन के पास है। हम लोग क्या है कि आजकल स्टिकर्स लाके चिपका देते हैं, हम लोग जो केमिकल पेंट्स है वो यूज कर देते हैं। सो ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि क्यों जो फोक आर्ट और फोक पेंटिंग है वो रूरल एरिया में अभी भी इतना ज्यादा डीपली रूटेड है। सिमिलरली आप कलमकारी का एग्जांपल ले लो। कलमकारी जो है वो कलम से, जो पेन से करी जाती है। इसमें जो बेम्बू का पेन होता है उसे वेजिटेबल डाइज में डिप करके उससे बहुत ही फाइन लाइंस बना के उससे बढ़िया सी डिजाइन बना के कलमकारी करी जाती है। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स, दे आर सो गुड लुकिंग। ये ट्रेडिशनली डन करी जाती है वर्लीज महाराष्ट्र के अंदर। तो ये क्या होता है कि इनकी जो घरों की दीवारें होती है, जो मड वॉल्स होती है, उन पे इनको पेंट करा जाता है कि किस तरीके से हम लोग ह्यूमन जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर इंगेज रहते हैं, जैसे हंटिंग में, डांसिंग में, हार्वेस्टिंग में, उन सबको ये डिपिक्ट करता है वर्ली पेंटिंग। रिलीजन के साथ भी लिंक्ड है। जैसे कालीघाट पेंटिंग है वेस्ट बंगाल की, तो कालीघाट पेंटिंग क्या है कि बनी कहाँ से थी, जो कालीघाट काली टेम्पल है कोलकाता का, वहां से इसका ओरिजिन हुआ था। तो उसके बाद में जो डिफरेंट हिंदू भगवान है उनको यहाँ पे डिपिक्ट करा जाता है। तो फोक पेंटिंग जनरली दे ब्रिंग सम डे टू डे लाइफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमंस ऑफ द रूरल एरिया। और एक बुक में ये भी बताया कि एवरी मैन मेड थिंग अराइज फ्रॉम अ प्रॉब्लम एज अ पर्पसफुल सोल्यूशन। ये इन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट के अंदर इन्होंने बोला भी है। तो ये हमारा यहाँ पे कंक्लूजन हो जाएगा कि जो ट्राइबल आर्ट है जनरली दे रिफ्लेक्ट द क्रिएटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो रूरल एरिया में मिलती है, दैट एक्ट एज एन अंडर करंट टू द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द ट्राइबल एरिया। ये बहुत सारी डिफरेंट रेंज ऑफ पेंटिंग्स, रेंज ऑफ आर्ट में होती है, जैसे डांस, म्यूजिक हो गया, कपड़े हो गए, इनके कस्टम्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम ये भी बता रहे हैं कि अच्छा ये ना सिर्फ इंडियन रूरल कल्चर में इन्फ्लुएंस्ड डीपली रूटेड है, बल्कि ये रूरल लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है और ये रूरल लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है भी और उसको इन्फ्लुएंस भी करता है। ड्यू टू दैट रिलीजन एंड दी डेली लाइफ सेंट्रिक थीम होती है इसके अंदर कोई भी बाहर से बहुत ही इमेजिनेटिव नहीं होता है, लेकिन इट जस्ट लाइक द परसेप्शन ऑफ हाउ यू सी द डे टू डे लाइफ के अंदर इसमें क्रिएटिविटी करी जाती है।
तो ये हमारा पूरे क्वेश्चन का कंटेंट है कि कैसे हमें इसे फॉर्म करना है। तो इनिशियली इंट्रोडक्शन के अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स को बताएंगे कि कैसे वो रूरल लाइफस्टाइल में डीपली रूटेड है, और कंक्लूजन के अंदर हम 2 लाइन इसकी लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। इवन दो इट्स अ कंप्लीट स्टैटिक क्वेश्चन, हमने इसे करंट से भी, जो करंट सिनारियो है, करंट रेलेवेंस है, उसके साथ इसको लिंक कर दिया है। आज का एक बार कोट देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला ने बोला था कि आवर रिच एंड वेरीड कल्चरल हेरिटेज हैज अ प्रोफाउंड पावर टू हेल्प एंड बिल्ड आवर नेशन। जहां पे भी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की, कंजर्वेशन की बात आए, या GS1 के अंदर अगर फर्स्ट पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके इंट्रोडक्शन के अंदर या कंक्लूजन के अंदर आप इस कोट को यूज कर सकते हो। एंड विद दैट नोट आज का क्वेश्चन यहीं पे फिनिश करते हैं। कल आई विल बी अपलोडिंग दी क्वेश्चन ऑन द कीवर्ड्स, कि किस तरीके से हम लोग डिस्कस को, एनालाइज को, क्रिटिकली एग्जामिन करो, इल्यूसिडेट, इन सब के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इसको हम क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अगर सेम क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स आते हैं तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। ओके, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।